चलो, तो कल हम लोग मैप को रेगुलेट करने वाले कुछ फैक्टर समझने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि जो कार्डियक आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम पे और हार्ट रेट पे। जब बात स्ट्रोक वॉल्यूम की आती है तो स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड करता है चार फैक्टर पे। एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे, दूसरा ब्लड वॉल्यूम पे, तीसरा स्केलेटल एक्टिविटी पे, स्केलेटल मसल एक्टिविटी जो पंप की तरह काम करती है, और चौथा रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन स्पेशली ड्यूरिंग इंस्पिरेशन आपका वेनस रिटर्न बढ़ता है। ये चारों फैक्टर आपके स्ट्रोक वॉल्यूम को रेगुलेट करते हैं। और हार्ट रेट को रेगुलेट कौन करता था? हार्ट रेट को रेगुलेट कौन करता था? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ना। तो स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट में से स्ट्रोक वॉल्यूम के फैक्टर देखे और हार्ट रेट को रेगुलेट करती थी आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, है ना। ये भी पता है क्योंकि बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म आप पढ़ चुके हो। उसके बाद बात आती है टीपीआर की। किसकी बात आती थी? टीपीआर की। टीपीआर को तीन चीजें रेगुलेट करती है, कौन कौन सी बताइए कल, बोलो। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, बोलो। वासो एक्टिव सब्सटेंसेस एंड लोकल मेटाबॉलिक एक्टिविटी और चेंजेस। ठीक है, जो भी लोकल मेटाबॉलिक एक्टिविटी या चेंजेस रहेंगे उसके कारण। तो हम वन बाय वन समझते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, नो डाउट कल ही मैंने बताया था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स यानी आपके अल्फा 1 रिसेप्टर्स, दे आर लोकेटेड ऑन योर आर्टरीज ना। आर्टेरियोल्स, आर्टरीज आर रेजिस्टेंट वेसल्स, हमने कल देखा हुआ है। ज्यादा मस्कुलर, ज्यादा इलास्टिक होते हैं ना। रेजिस्टेंस वेसल्स का मतलब होता है जो कि रुकावट, किस चीज के लिए? रुकावट के लिए रुकावट लाए, यानी ब्लड को बहता रखे। समझे? कॉम्प्लायंट नहीं कहते थे ना आर्टरीज को। और टीपीआर मेनली आर्टरीज के कारण आता है, वेन्स के कारण नहीं आता है। जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आर्टरीज के कारण आ रहा है, ज्यादा मस्कुलर आर्टरीज है। तो अल्फा 1 एक्टिविटी होगी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी, नो डाउट। वेसल का डायमीटर चेंज हो सकता है ना। अब देखो आपकी जितनी आर्टरीज है, दे ऑल आर अंडर सिंपैथेटिक टोन ऑलरेडी, अभी भी व्हेन यू आर एट रेस्ट, है ना, तब भी आपकी सारी आर्टरीज के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ सिंपैथेटिक टोन बनी रहती है ना। ये टोनिकली कंट्रोल्ड है सिंपैथेटिक सिस्टम के द्वारा, इनकी टोन कंट्रोल्ड है। तो भैया इसका मतलब कि आपका एक पर्टिकुलर जो भी आज टीपीआर है, वो टीपीआर, वो टोन किस वजह से है? तो कुछ ना कुछ सिंपैथेटिक एक्टिविटी हमेशा रहती है। और ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी या तो बढ़ेगी तो वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, या तो कम होगी तो वसो डायलेशन यानी आर्टेरियोल डायलेट होंगे। लेकिन यहाँ कोई पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती नहीं है। देयर इज नो डायरेक्ट पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, देयर आर नो मस्कैरिनिक रिसेप्टर ऑन blood vessels. Remember, they are your adrenergic receptor on blood vessels, and your blood vessels are always, even at rest, are what tonically controlled by sympathetic system. So some sort of tone is there, always has to be maintained in diameter to maintain the TPR even. तो आपका जो बेसलाइन टीपीआर मेंटेन्ड है वो इसी से मेंटेन्ड है। वो टीपीआर है तो बढ़ सकता है या तो वो टीपीआर कम हो सकता है बिकॉज ऑफ सिंपैथेटिक एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद वासो एक्टिव सब्सटेंसेस की जहां पर बात आती है, वैसो एक्टिव सब्सटेंसेस की जहां पर बात आती है, they can be local vasoactive substances or there can be systemically related vasoactive substances. Systemically बोले तो एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन जैसे जो सिस्टमिकली रिलीज होंगे ना, एड्रेनालिन या पूरे बॉडी में रिलीज होंगे, कहीं एक जगह पर होंगे क्या? नहीं, आपकी एड्रेनल ग्लैंड जब रिलीज करेगी एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, तो हर जगह रिलीज होंगे कि नहीं? सो ये वासोएक्टिव सब्सटेंस है कि नहीं? क्योंकि अभी हमने देखा सिंपैथेटिक सिस्टम के तो ये मीडिएटर ही है। लोकल हो सकता है, लाइक एंडोथेलिन जैसा हो सकता है, एंडोथेलिन, एंडोथेलिन जो कि एंडोथेलियल सेल से निकलता है और ब्लड वेसल के डायमीटर को कम करता है, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन कर सकता है। कुछ इंफ्लामेटरी मीडिएटर लाइक ब्रैडी काइनिन हो सकते हैं या हिस्टामिन भी हो सकते हैं जो ब्लड वेसल के डायमीटर को कंट्रोल करते हैं। बराबर है। So there can be vasoactive substances like adrenaline, noradrenaline, endothelin, bradykinin, है ना, histamine,
इवन सेरोटोनिन जो वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो इस तरीके के वासो एक्टिव सब्सटेंसेस जो रहेंगे, जो वेसल के डायमीटर को कम या ज्यादा कर सकते हैं, इस तरीके के सब्सटेंसेस आपके टीपीआर को रेगुलेट कर सकते हैं। बराबर है। सो दीज आर वासो एक्टिव सब्सटेंसेस। थर्ड वन इज मेटाबॉलिक एक्टिविटी। देखो, आपका ब्लड प्रेशर कम ज्यादा भी हुआ तो भी आपके आर्टेरियोल का डायमीटर, फॉर एग्जांपल ये समझो इधर से आर्टेरियोल आ रहे हैं और ये आपके वेन्यूल वाला एंड है। आर्टेरियोल के ही डिवीजन रीडिवीजन से कैपिलरीज बनेगी ना, ये कैपिलरीज बन रही है। अब भैया ब्लड आने वाला ब्लड अगर कम प्रेशर में आ रहा हो, फिर भी मुझे अगर परफ्यूजन मेंटेन करना है, आने वाला ब्लड अगर कम प्रेशर में आ रहा है फिर भी मुझे परफ्यूजन मेंटेन करना है, तो जो भी ब्लड आए वो ज्यादा से ज्यादा आए लोकली, यहाँ पर इस एरिया में। ये इस एरिया को ऑटो रेगुलेट करना पड़ता है, यानी भले ही ब्लड प्रेशर कम ज्यादा होते रहे लेकिन परफ्यूजन हैम्पर ना हो, इसलिए लोकली कुछ ऑटो रेगुलेशन होगा। फॉर एग्जांपल क्या होगा, अगर समझो कम प्रेशर में आया, कम फ्लो आया, ब्लड का फ्लो कम हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कम जाने लगेगा टिश्यूज को। यहाँ टिश्यू है ना नीचे, टिश्यूज को ऑक्सीजन कम जाने लगेगा। बराबर है, ठीक है। और CO2 जो रहेगा, जो वॉश होना चाहिए, होगा क्या, ब्लड में CO2 बढ़ने लगेगा। बराबर है। अल्टीमेटली यहाँ हाइपोक्सिक चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ क्या क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में कम दिखना, या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ना, यानी CO2 का बढ़ना। बराबर है। ये टिश्यू प्रॉपरली परफ्यूज नहीं होगा, एसिडोसिस होगा ना, यहाँ पर परफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ पर एसिड बनेंगे, लैक्टिक एसिड बनेगा। बराबर है। तो अल्टीमेटली एसिडोसिस होना यानी पीएच कम होना। टिश्यू लेवल पे कुछ चेंजेस आने लग जाएंगे ना, जब ब्लड ना मिले, जब परफ्यूजन किसी ऑर्गन का ना हो, तो CO2 का बढ़ना, दूसरा ऑक्सीजन का कम होना, तीसरा एसिडोसिस होना, ऐसे कुछ लोकल चेंजेस आने लग जाएंगे। इवन देयर इज केमिकल कॉल्ड एडिनोसिन, केमिकल होता है एडिनोसिन, नेचुरली ऑक्टरिंग केमिकल होता है, वो एडिनोसिन की लेवल भी बढ़ने लग जाती है। तो अल्टीमेटली ये लोकल टिश्यू लेवल पे काम होने वाली जगह है ना। तो अब ये सारे चेंजेस क्या कर सकते हैं, दीज आर नॉट वांटेड चेंजेस एंड दे आर बिकॉज देयर इज लो परफ्यूजन ना। लो परफ्यूजन से आने वाले चेंजेस क्या करेंगे, हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया यानी CO2 बढ़ना, ऑक्सीजन कम होना, एसिडोसिस होना। ऐसी चीजें जब किसी लोकली टिश्यू के साथ या उस रीजन में होने लग जाए, है ना, CO2 का बढ़ना और पीएच का कम होना, ये सारी चीजें these are undesirable thing ना, but these all are vasodilatory things. These all are vasodilatory things means hypoxia can dilate the vessel, CO2 can dilate the vessel. hypoxia मतलब ऑक्सीजन कम हुआ तो डायलेशन होना चाहिए, CO2 बढ़ा यानी डायलेशन होना चाहिए। एसिडोसिस से भी ब्लड वेसल क्या होती है, डायलेट होती है। इवन एडिनोसिन ब्लड वेसल को डायलेट करता है, एडिनोसिन नाम का केमिकल जो एंडोजिनसली सिक्रेट हो रहा है, वो भी ब्लड वेसल को डायलेट करता है। सो दीज ऑल थिंग्स विल कॉज व्हाट, लोकल डायलेशन हियर, यानी यहाँ आर्टेरियोल का एंड जो है, arteriolar end will get dilated. So slow flow या कम फ्लो, डिक्रीज फ्लो या लो प्रेशर में ब्लड अगर आ भी रहा है तो भी बिकॉज इफ इट इज गेटिंग डायलेटेड, यानी यहाँ ये डायलेशन होने के कारण, आर्टेरियोल में डायलेशन होने के कारण यहाँ लोकली फ्लो ज्यादा आएगा ना, लोकली फ्लो बढ़ जाएगा। समझ रहे हो। सो ऑटो रेगुलेशन हुआ ना, मतलब भैया अगर प्रेशर कम था, फ्लो कम था, तो मेरे टिश्यू के परफ्यूजन नीचे जाने लगा और मेरे टिश्यू में सम अनडिजायरेबल अनवांटेड चेंजेस आने लगे, है ना। तो वो सारे चेंजेस क्या कर सकते हैं, लोकली वेसल्स आर्टेरियोल को डायलेट कर सकते हैं, यानी टीपीआर को बदल सकते हैं। तो लोकल मेटाबॉलिक चेंजेस है ना, ये टिश्यू में मेटाबॉलिज्म के कारण हो रहे नहीं है, हाइपोक्सिया, CO2 बढ़ना, एसिडोसिस होना, दिस ऑल आर व्हाट,
metabolic changes can lead to change in TPR locally, locally, not all over the body. तो लोकल वेसल का डायमीटर चेंज किया जा सकता है, और ऐसा अगर बॉडी के हर जगह होने लग गया तो टीपीआर पे फर्क पड़ेगा। ये मैं एक टिश्यू की, एक जगह की बात कर रहा हूँ। But say all organs are getting hypoperfused, like kidney is not receiving proper blood supply, blood flow under proper pressure, brain is not receiving, lungs are not receiving. So everywhere there are capillaries, na? So everywhere there are arterioles. So everywhere these chemicals by those tissues will be secreted, and no doubt there will be topical vasodilation everywhere. So overall TPR will change. Are you getting? तो ऐसा लोकली टिश्यू करते हैं खुद का परफ्यूजन मेंटेन करने के लिए, समझ रहे हो? सो इससे भी टीपीआर में फर्क आ सकता है। ये टॉपिकल लोकल चेंजेस है। सो तीन तरीके की चीजें आपके टीपीआर को बदल सकती है। पहला था आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, स्पेशली आपकी सिंपैथेटिक ही रहेगी, पैरासिम्पैथिक नहीं रहने वाली है। दूसरी है आपकी वासोएक्टिव सब्सटेंसेस, कुछ केमिकल्स, कुछ हार्मोन्स, है ना। And third one is local metabolic changes can alter your TPR, है ना। तो इस तरीके से आर्टेरियोल के डायमीटर में बदलाव लाया जा सकता। तो आपने सीखा ये मैप का एक्चुअल रेगुलेशन कैसे होता है ना। हमें इसे मैप को समझने के लिए सारा समझना जरूरी था। तो हमने शुरुआत जब की थी मैप से की थी, फिर हमने हार्ट कैसे काम करता है, एज अ पंप कैसे काम करता है ना, एक्शन पोटेंशियल से लेके कार्डियक साइकिल तक, और उसके मैकेनिक्स सारी चीजें समझी हम लोगों ने। उससे मुझे समझ में आया एग्जैक्टली मैप क्या है, मैप मेरी बॉडी रेगुलेट कैसे करती है, क्या क्या होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है जिससे मेरा मैप रेगुलेट होता है, ये सारा समझ में आया। अब हम देखते हैं हार्ट वैल्व्स के बारे में, यानी हार्ट में जो वैल्व्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं, और उनसे रिलेटेड एब्नॉर्मलिटी समझने की कोशिश करते हैं। आप सबको पता है देयर आर व्हाट, हाउ मेनी वैल्व्स आर देयर, कितने वैल्व्स है हार्ट में, कितने वाल है आपके हार्ट में, बोलो 4, है ना। जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं इन्हें क्या कहते हो, और जो आपके लार्ज वेसल्स पे यानी पल्मोनरी आर्टरी पे और आवर्टा पे उन्हें क्या कहते हो, सेमिल्यूनर वैल्व्स कहते हैं। इन्हीं 4 वैल्व से काम चल रहा है आपके हार्ट का, बराबर है। और इन वैल्व्स की एबनॉर्मलिटी या नॉर्मेलिटी समझना है तो आपको हार्ट साउंड से समझ में आने वाली, किससे समझ में आने वाली है, हार्ट साउंड्स। तो भैया हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ये हार्ट साउंड्स क्या होते हैं, बराबर। नॉर्मली आप सबको पता है जब मैं हार्ट साउंड बोलता हूं, हार्ट साउंड, व्हाट आर नॉर्मल हार्ट साउंड्स, व्हाट आर नॉर्मल हार्ट साउंड्स। नॉर्मली आप जो स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हो, लब डब, नॉट धक धक, है ना, अब तक धक धक, नाउ ऑनवर्ड इट विल बी लब डब। सो ये जो लब डब आप सुनते हो, लब और डब, actually this lub dub is not nothing but your S1 and dub is nothing but your S2, and right from the beginning of first heart sound lub to the beginning of next heart sound, that is again next lub aane tak, from beginning of first heart sound to the beginning of next heart sound, this one is your whole cardiac cycle। ये आपकी पूरी कार्डियक साइकिल है जो कितने सेकंड की थी, जिसमें सारे फेजेस आपने देखे थे, एट्रियल सिस्टोल, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड इजेक्शन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, है ना, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, ये सारी फेजेस इस पॉइंटेड सेकंड में होती थी। और ड्यूरिंग दैट पॉइंटेड सेकंड ओनली देयर वर 2 साउंड्स प्रोड्यूस्ड लाइक S1 S2, है ना, एंड द साइकिल इज लब डब लब, cycle is lub dub lub, S1 S2 S1 from the beginning of first heart sound, है ना, from first heart sound to the beginning again first heart sound तक, that is lub dub lub। अब भैया ये कार्डियक साइकिल जब मैं बोलता हूँ इसमें जो ये 2 साउंड आ रहे हैं, कौन से, S1 और S2, ये लब डब जो आप सुन रहे हो, S1 और S2 जो आप सुन रहे हो, नॉर्मली हर्ड हार्ट साउंड्स है ना, they are because of what, closure or opening, closure of heart valves, है ना। इन हेल्दी हार्ट
Opening of heart sound will not make any sound. Closure of heart valves will make sound. You know your lub is due to closure of AV valves and your dub is due to closure of semilunar valves. है ना? So AV valve का क्लोजर होना, सेमिलिनार valves का क्लोजर होना, बस यही चलते रहेगा. AV valves कब क्लोज होते हैं? ड्यूरिंग सिस्टोल होते हैं कि ड्यूरिंग डायस्टोल क्लोज होते हैं? AV valves कब क्लोज होते हैं? ड्यूरिंग सिस्टोल की ड्यूरिंग डायस्टोल? सिस्टोल के दौरान AV valves क्लोज होते हैं ताकि ब्लड वापस एट्रिया में ना आ जाए. और सेमिलुनार valves कब क्लोज होते हैं? ड्यूरिंग डायस्टोल, ताकि बाहर गया हुआ ब्लड वापस वेंट्रिकल में ना आए. सो क्लोजर ऑफ valves ड्यूरिंग सिस्टोल, सिस्टोल की शुरुआत हो गई भैया अगर AV valves क्लोज हो गए मतलब वेंट्रिकल इज अंडर सिस्टोल ना, और SL valve क्लोज हो गए मतलब वेंट्रिकल हैज स्टार्टेड डायस्टोलिक रिलैक्सिंग. Are you getting? So this phase is your systole. S1 और S2 के बीच की फेज क्या है? सिस्टोल. और S2 और S3 S2 और S1 के बीच की फेज क्या है? डायस्टोल. Are you getting? S1 और S2 के बीच में है सिस्टोल और S2 और S1 के अगेन बीच में आता है डायस्टोल. और यही कार्डियक साइकिल ना, सिस्टोल डायस्टोल सिस्टोल डायस्टोल. एक सिस्टोल जिसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी हो रहा है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी हो रहा है, वही एक पूरी कार्डियक साइकिल होती है. बराबर. उसमें फेजेस हमने देखी क्या क्या आती है सारी. ड्यूरिंग दैट वेंट्रिकुलर एक्टिविटी ही आपकी एट्रियल एक्टिविटी भी हो रही है ना, 0.8 सेकंड में ही सारी चीजें हो रही है. तो भैया सिस्टोल और डायस्टोल, इससे आपकी कार्डियक साइकिल बनी है. S1 और S2 के बीच में जो है वो सिस्टोल है और S2 और S1 के बीच में जो है वो डायस्टोल है. सो भैया जैसे हमने देखा कि नॉर्मल हार्ट साउंड्स बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ AV वाल्व जो होगा वो S1 होगा और नॉर्मल हार्ट साउंड बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ सेमिलुनार वाल्व वो S2 होगा. और अगेन मैं लॉन्गर निकाल रहा हूं बिकॉज डायस्टोल इज लॉन्गर दैन सिस्टोल. आपने देखा था ऑल द मोस्ट ऑफ द फेजेस व्हेन वेंट्रिकल वाज इन डायस्टोल. सिस्टोल में तो खाली कौन सी स्टेजेस थी? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और रैपिड इजेक्शन, दो ही थी ना. बाकी सारे फेजेस में आपका वेंट्रिकल डायस्टोल में तो था. बराबर है. सो डायस्टोल इज लॉन्गर देन सिस्टोल. ये दो साउंड S1 S2 क्लोजर ऑफ वाल्व से हो रहा है ना. दिस आर नॉर्मल हार्ट साउंड. एडिशनल साउंड्स भी होते हैं S1 S2 के अलावा जो ऑलवेज पैथोलॉजिकल नहीं रहेंगे, ऐसे भी साउंड्स रहेंगे एडिशनल. पैथोलॉजिकल पे भी हम जाएंगे. तो वन इज S3. नाउ S3 क्या होता है? Now this is not produced by valve actually. S3 is not produced by valve, but besides your S1 S2 that is a low and dub, there will be some audible sound. S3 एक additional रहेगा. तो भैया S3 साउंड होता क्या है? ये आपका हार्ट है और आपने देखा था फेजेस में एक रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग वाली फेज थी. कार्डियक साइकिल देखी थी ना. उसमें क्या देखा था? जब पूरे एट्रिया भर गए थे अंडर प्रेशर और जब ये वाल्व ओपन हो जाता है, जब यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ लो प्रेशर पे बात चल रही है, तब ये वाल्व ओपन हो जाते थे. और ये वाल्व ओपन होते ही ऑल द ब्लड वाज ट्राइंग टू गेट इनटू वेंट्रिकल एट वंस ना. एंड दिस इज रैपिड एक्टिविटी है ना, रैपिड एक्टिविटी. तो इन सम पेशेंट स्पेशली एथलीट्स में जिनमें ये एक्टिविटी और पावरफुल होती है, लीन या लीन लोगों में ये S3 एडिशनली जो सुनाई आता है, दिस इज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दिस रैपिड पैसिव. क्योंकि बहुत तेजी से जब झरना नीचे गिरेगा तो आवाज करेगा कि नहीं करेगा? पानी तेजी से नीचे गिरेगा तो आवाज करेगा ना. तो ये रैपिड पैसिव इतने प्रेशर में नीचे गिर रहा है ना, तो एक एडिशनल साउंड आ सकता है कुछ लोगों में, नॉट इन एवरी इंडिविजुअल. स्पेशली ये एक्सरसाइज के दौरान आ सकता है. एक्सरसाइज कर रहे हो बहुत तेजी से, तभी एक्टिविटी बहुत फास्ट होगी, बहुत फोर्सफुली होगी. एथलीट लोगों में आ सकता है. ठीक है. तो ऐसे या थीन या यंग लोगों में, थीन जितने एडल्ट्स होते हैं उनमें आ सकता है. तो रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग नाम की जो स्टेज थी उसके कारण फेज उसके कारण ये साउंड प्रोड्यूस होता है. दैट एक्स्ट्रा साउंड इज कॉल्ड S3.
लब डब के अलावा अगर कुछ सुनाई आए तो, लेकिन नॉट ऑलवेज पैथोलॉजिकल। देयर इज समथिंग कॉल्ड S4 ऑल्सो, S4 भी हो सकता है ना। व्हाट इज S4? अगेन सेम फेज में ही सुनाई आने वाला, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग के कारण ही सुनाई आने वाला है ना। ऊपर से इतने तेजी से पानी यानी यहाँ खून नीचे गिरेगा ना, वेंट्रिकल के वॉल पे आके गिरेगा, तो S3 तो उसी के कारण था। फिर S4 और S3 में फर्क क्या है? तो S4 जिनके हाइपरट्रॉफिड वेंट्रिकल होते हैं, हार्ट की हाइपरट्रॉफी होती है, यानी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है स्पेशली, क्योंकि हाई प्रेशर एक्टिविटी लेफ्ट साइड में होती है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल अगर ठीक हो गई है, क्या हो गई है? ठीक हो गई है, हाइपरट्रॉफिड है। वैसे सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल की होगी ऐसा नहीं होता, होने के लिए पूरे हार्ट की होगी ना। तो लेकिन ये थिक वॉल्ड है नाउ, हाइपरट्रॉफिड वॉल है ना, टफ है ना। रेगुलर आपके इलास्टिक मायोकार्डियम से ज्यादा टफ वाला मायोकार्डियम हो गया। अब वही झरना किसी ग्रास पे या जमीन पे ना गिरते हुए अगर पत्थर पे गिरे तो, वही झरना अगर पत्थर पे गिरे तो, हार्ड सरफेस पे गिरे तो आवाज करेगा। और इस वक्त कोई एक्सरसाइज करे तभी करे ऐसा जरूरी? कोई एथलीट हो उसी में हो ये जरूरी? नॉर्मल इंडिविजुअल में रेस्ट में भी सुनाई आ रहा है, तो दैट इज नॉट S3, दैट इज S4, because it is in hypertrophied ventricle during same phase of rapid passive ventricular filling, है ना। लेकिन at rest, at normal individual, normal मतलब जिसके hypertrophied है लेकिन not exercising, neither athlete, है कि नहीं, ऐसे लोगों में अगर ये सुनाई आ रहा है तो that is not S3, it is called S4। फिर आप ये मत सोचना कि S3 के बाद आएगा तो S4, ऐसा नहीं। Additional sound S1 S2 के अलावा can be S3, but S3 is not pathological, it is physiological, especially while exercise this can be audible, and or in athletes this can be audible. Whereas if it is being audible in you and me, or someone who is at rest, not athlete, not exercising, then it has to be S4. This is ventricle would have been what? Hypertrophied ना, left ventricular hypertrophy या HOCM बोलते हैं। HOCM मतलब हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, HOCM हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ऐसे मतलब अल्टीमेटली वेंट्रिकल वॉल जो रहेगी वो टफ हाइपरट्रॉफिड हो जाएगी, समझ रहे हो? तो दिस इज अनदर एडिशनल साउंड। देयर इज अनदर साउंड नाउ बिसाइड्स दिस S1 S2। ये तो दो तो समझ गए आप क्या होते हैं। That is called physiological splitting of S2. That is called physiological, मतलब this is physiologically, not pathological. Splitting of S2, physiological splitting of S2। चलो भैया देखते क्या है। वैसे तो जब आप हार्ट साउंड सुन रहे हो तो S1 सुनाई आ रहा है, S2 सुनाई आ रहा है, फिर S1 सुनाई आ रहा है, बराबर। S1 आपको पता है एवी वाल्व्स के क्लोजर के कारण हो रहा है, ये आपके सेमिल्यूनर वॉल्स के क्लोजर के कारण हो रहा है, ये भी पता है, बराबर। अब समझो भैया ये जो S1 होने के बाद जो सेकंड साउंड S2 आ रहा है, इसमें दो सेमिल्यूनर वाला ने कौन से दो वैल्व्स थे? एओर्टिक वॉल और पल्मोनरी वॉल, और ये वाल्व साइमल्टेनियसली क्लोज होते हैं ना, तभी एक सिंगल साउंड बनता है। लेफ्ट साइड पे आपका एओर्टिक, राइट साइड पे आपका पल्मोनरी, साइमल्टेनियसली क्लोज होंगे ना ड्यूरिंग डायस्टोल, तभी आपका S2 बनेगा ना। लेकिन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन देयर कैन बी स्प्लिटिंग, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन या इनहेलेशन के दौरान देयर कैन बी स्प्लिटिंग ऑफ S2, as this S2 is made up of two components which happen simultaneously usually. One is aortic component, one is pulmonary component, but this is usually simultaneous activity ना। लेकिन अब इंस्पिरेशन के वक्त क्या हो रहा है? कल ही मैंने बताया था, जब आप इंस्पिरेशन करते हो इनहेलेशन के दौरान, इंट्राथोरेसिक प्रेशर क्या होता है? नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर, नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर, है ना। और इसके कारण क्या होता था? जो वेना कावा है वो डायलेट होते थे, राइट हार्ट डायलेट होता था, ज्यादा वेनस रिटर्न, स्पेशली किधर राइट साइड ऑफ द हार्ट में ना ज्यादा वेनस रिटर्न आता था कि नहीं? तो डायलेशन ऑफ वेना कावा लीडिंग टू व्हाट? इंक्रीज्ड फीलिंग, ज्यादा फीलिंग होगी कि नहीं? राइट साइड ऑफ द हार्ट प्रीलोड बढ़ता था कि नहीं?
राइट साइड की फीलिंग बढ़ेगी, ज्यादा होगा फील, प्रीलोड बढ़ता था, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ता था, लेकिन किधर ज्यादा बढ़ रहा है, राइट साइड में, नॉट इन लेफ्ट साइड, राइट साइड में। अब क्या होगा, ड्यूरिंग इनहेलेशन योर राइट साइड ऑफ द हार्ट विल कंटेन व्हाट, मोर ब्लड एज कंपेयर टू व्हाट, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो इसे लेफ्ट को तो आयोर्टा में पंप करना है, राइट को तो पल्मोनरी आर्टरी में पंप करना है। किसे ज्यादा टाइम लगेगा पंप करने में, राइट वेंट्रिकल को कि लेफ्ट वेंट्रिकल को? पंप करने में किसे ज्यादा टाइम लगेगा? कौन जल्दी पंप करेगा, कौन लेट पंप करेगा? लेफ्ट वाला कम ब्लड है ना उसके पास, दोनों एक साथ हो रहे हैं, लेकिन इसका ब्लड पहले चले जाएगा। यानी आयोर्टिक वाल्व का क्लोजर पल्मोनरी वॉल से थोड़ा पहले हो गया, आयोर्टिक वाल्व पहले क्लोज हो जाएगा ना, क्योंकि ये इनहेलेशन के दौरान अगर ये एक्टिविटी हो रही है तो क्या होगा, आयोर्टिक वाल्व पहले क्लोज होगा और बाद में पल्मोनरी ना, देयर विल बी स्लाइट डिले, जिसके कारण से जो S2 यूजुअली ए और पी के साइमल्टेनियस क्लोजर से होता था, यहाँ पर अब साइमल्टेनियस क्लोजर ना होते हुए पहले आयोर्टिक वाल्व का क्लोजर होगा, फॉलोड बाय पल्मोनरी वाल्व। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और इनहेलेशन, है ना, because of increased end diastolic volume on right side of the heart will take longer to pump that volume, ultimately leading to delay in closure of pulmonary valve. So pulmonic component will be later होगा ना, तो और aortic component will be earlier one. And now this S2 should be audible like dub. Because of closure, simultaneous closure, it should be audible like single sound dub. Will be audible like, say, S1 is lub, lub, dadab, lub, dadab, lub, dadab. This is causing splitting of S2. And this splitting is physiological, not pathological. This is your normal physiology of body, na? So this will not be any more like single sound. This will be audible like lub, dadab. So while inhalation, if you find this kind of splitting, then this is normal and physiological thing. You should know, क्योंकि एडिशनली कुछ साउंड्स मुझे सुनाई दे रहे हैं, तो मुझे हर वो नॉर्मल एडिशनल साउंड पता होना चाहिए, है ना। सिर्फ S1 और S2 ही नॉर्मल या एडिशनल हार्ट साउंड नहीं होता, इसके अलावा भी होता है। दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग ऑफ। समझ में आया? ना हो, ये तो सब नॉर्मल हार्ट साउंड है। और नॉर्मल हार्ट साउंड का मतलब है भैया दिल में, यानी राइट साइड से खून राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, वैसे ही लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और वहां से आयोर्टा में। तो खून अपने रिस्पेक्टिव चेंबर्स में जा रहा है और बॉडी पार्ट्स को जा रहा है, बिकॉज हार्ट वाल्व्स नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, वो अलाउ कर रहे हैं जाना या आना, बराबर है, आना जाना, ये दरवाजे हैं जो नॉर्मली काम कर रहे हैं, इसलिए खून का आना या जाना ये नॉर्मली हो रहा है। अगर कहीं पे कोई नॉर्मली फ्लो हो, फॉर एग्जांपल आपको कोई पाइप दे दिया, इस पाइप के अंदर कोई रुकावट नहीं है, इस पाइप का डायमीटर भी अच्छा खासा बड़ा है, तो इस पाइप में अगर कोई रुकावट नहीं है तो इसमें जो फ्लो होगा वो स्मूथ होगा, करेक्ट, and the smooth flow will never produce any sound, any additional sound. ये तो चलो हार्ट वेल्स के साउंड है ना, S1 S2, ये तो वेल्स के होंगे, लेकिन फ्लो के कारण तो कोई आवाज नहीं होना चाहिए। It should be slow flow, smooth flow, not slow, smooth flow होना चाहिए, and that is called laminar flow. Laminar flow मतलब smooth flow, laminar flow बोलते हो ना, that is smooth flow. अगर समझो यहाँ पे फ्लो को कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, इस फ्लो को कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, समझो यहाँ पे कोई रुकावट आ गई, तो रुकावट के कारण जो फ्लो हो रहा है वो आवाज करेगा। आपने देखा होगा जब भी कोई चीज स्मॉलर डायमीटर वाली जगह से फ्लो होती है तो आवाज करती है, बांसुरी जितनी छोटी होगी उतनी आवाज करती है। डायमीटर बढ़ा दोगे तो आवाज होता है क्या? नहीं होता है। पानी अगर छोटे पाइप से बहे तो आवाज करेगा, बड़े पाइप से बहे तो आवाज। तो टर्बुलेंट फ्लो यानी जिसमें रुकावट हो,
टर्बुलेंस बोलते हो ना, यानी रुकावट, लैमिनार नहीं, टर्ब्यूलेंट फ्लो यानी जिसमें रुकावट हो, स्मूथ फ्लो ना हो। तो आपके दिल में भी अगर इस फ्लो को यानी दिल में जो खून बह रहा है रिस्पेक्टिव चेंबर से, उसे रुकावट अगर आई, नॉर्मली बहना चाहिए राइट हार्ट से लेफ्ट, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से अपने अपने लार्ज वेसल में, ये नॉर्मली होना चाहिए। लेकिन इनमें रुकावट आई, रुकावट आई का मतलब है कि कुछ वैल्व्स ही तो है दरवाजे जो अलाउ करते हैं, इनमें डिफेक्ट आया। किसमें डिफेक्ट आया? हार्ट वैल्व्स में डिफेक्ट आया, समझे? तो जो नॉर्मल लैमिनार फ्लो होना चाहिए होगा क्या? टर्बुलेंट फ्लो होगा ना, रुकावट आएगी, वैल्व्स नॉर्मली काम नहीं करेंगे, जब खुलने चाहिए तो खुलेंगे नहीं, जब बंद होने चाहिए तो प्रॉपरली बंद नहीं होंगे। तो इससे ब्लड फ्लो वेल कोऑर्डिनेटेड या प्रॉपरली हो पाएगा क्या? नहीं, टर्बुलेंट होगा ना, तो there will be some pathological sound in that cases. We just saw physiological variations. Now we are on pathological sounds. Pathological sounds, and those pathological sounds are called actually murmurs are originating because there is what? Defective valves. Defective valve है, और ये defective valves will produce turbulence. आवाज क्यों हो रहा है? क्योंकि टर्बुलेंस टू ब्लड फ्लो, और इस टर्बुलेंस के कारण यानी रुकावट जो आ रही है ना, स्मूथ फ्लो ना हो पा रहा है, इस वजह से ये मरमर होते हैं। बरोबर, आपको मरमर सीखना है अभी, तो मरमर इसलिए प्रॉपरली आपका पहले बेस क्लियर होना जरूरी होता है। और मरमर सीखना बोले तो बहुत टेढ़ी खीर होती है, मैं इजी करके सिखाऊंगा, बट ये प्रैक्टिस का पार्ट होता है। This is not like classroom lecture will not make your reflexes strong because it's 0.8 seconds activity ना. Even hearing that labda properly will require you practice, and in between that murmur will cause what? त्याच्यासाठी म्हणतो ना हार्ट साउंड मरमर शिकायसाठी मरमर करावं लागतं, मरमर नहीं करोगे तो मरमर नहीं सीखोगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो यह टर्बुलेंस आने के कारण, रुकावट आने के कारण कुछ आवाजें पैदा हो रही है, जिसे मैं पैथोलॉजिकल आवाज रहेंगी, डिफेक्ट के कारण है ना, इसे मैं मरमर कहता हूं। और आपको पता है वैल्व्स कितने? 4 ही है। एवी वैल्व्स है, डिफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? एवी वैल्व्स है और सेमिल्यूनर वैल्व्स है, बराबर है ना? एवी वैल्व यानी ट्राइकस्पिड वॉल ऑन राइट साइड, माइट्रल वॉल ऑन लेफ्ट साइड, सेमिल्यूनर वैल्व्स यानी आर्टिक वाला लेफ्ट साइड, पल्मोनरी वाला राइट साइड, पता है? और किसी भी दरवाजे में क्या तकलीफें हो सकती है? प्रॉब्लम क्या आता है? दरवाजा, दो ही इश्यू होते हैं किसी भी दरवाजे में। क्या इश्यू होते हैं किसी दरवाजे में? दो ही प्रॉब्लम क्या होते हैं आपके घर में दरवाजों में? एक तो खुलेगा नहीं, या तो बंद, दो ही प्रॉब्लेम हो सकते हैं ना. तुम्ही काहीतरी दुसरंच बोलायचे होय, सर नाही तुटूनच पडून जाईल, तेही राहते, प्रोलॅप्स मायट्रल वगैरह राहते, डोंट वरी, है ना, है तो दरवाजा ही ना, वो भी प्रॉब्लम, जो भी एक दरवाजे के साथ हो सकता है वो सारा इसके साथ भी हो सकता है. तो या तो खुलेगा नहीं या तो बंद नहीं होगा, तो दो ही प्रॉब्लम होंगे, या तो फेलियर टू ओपन और फेलियर टू So when I say failure to open, this is called as open ना होना. अगर कोई चीज ओपन नहीं होती तो क्या बोलते हो आप? स्टेनोस्ट हो गई है. कोई चीज ओपन नहीं होती तो क्या बोलते हो आप? स्टेनोस्ट हो गई है ना, स्टेनोसिस. सो दिस विल बी स्टेनोसिस. और कोई चीज अगर क्लोज नहीं हो रही है तो आप बोलते हो रिगर्जिटेट हो रही है ना. प्रॉपरली क्लोज, खिड़कियां प्रॉपरली क्लोज नहीं होती है तो रिगर्जिटेट होती है ना. दरवाजा क्लोज नहीं हुआ प्रॉपरली और हवा आ रही है तो फड़फड़ाएगा ना, रिगर्जिटेट मारेगा ना, तो रिगर्जिटेशन आएगा. So the loche can be only stenosis or regurgitation, and there are 4 valves. So when it happens with 4 valves, say stenosis कहाँ हो सकता है? तो इन 4 valves के साथ हो सकता है. Mitral stenosis, tricuspid stenosis, pulmonary stenosis, aortic stenosis.
चार ही वेल्स है ना, और रिगर्जिटेशन भी इन चार वेल्स के साथ होता है, माइट्रल रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, आवर्टिक रिगर्जिटेशन, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन। So when it is failure to close, it is regurgitation, and when it is failure to open, it is stenosis. तो जैसे आपको सबको पता है चार ही valves है, तो stenosis और regurgitation, समझे? तो हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे सिर्फ 5 मिनट का, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि ये पैथोलॉजीज लाइक रिगर्जिटेशन और स्टेनोसिस जैसी पैथोलॉजी जो होती है, इन्हें आपको कंसेप्चुअली समझना कैसे है, उसके बाद हम लोग लोकेशन वाइज भी समझेंगे और इन मर्मर्स के टाइप्स भी आप समझने वाले हो, ठीक है? और आखिर में इवन हम लोग ये मर्मर क्लासिकली साउंड्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, है ना, क्योंकि सब सीख गए लेकिन पहचानना नहीं आया, ऐसा ना हो ना। सब पता है कि पैरोट कैसे बोलता है, चिड़िया कैसे बोलती है, कोई अलग प्रजाति की चिड़िया कैसे बोलती है कि नहीं, सब थ्योरेटिकली पता है, लेकिन उनकी आवाजें ही सुनी तो पहचानोगे कहां से? नहीं पहचान पाओगे, ठीक है? तो वो सारी चीजें हम देखेंगे एक ब्रेक के बाद। तो दिस ब्रेक फॉर अ व्हाइल।